मौलिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए हम जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो इसी को आज आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 या 2 नंबर का पक्का बनेगा इस टॉपिक से। ठीक है, 1 या 2 नंबर का किसी भी तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी कि किस तरीके से ये मौलिक अधिकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से दिए गए थे और इसकी प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है, इसका क्या रोल हमारे जीवन में है और क्या रोल हमारे संविधान में है। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा अगर थोड़ा सा कल का ओवरव्यू देखें तो मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, फिर अगर आप बात करें इसकी तो मौलिक अधिकार बोलो या मूल अधिकार बोलो, ठीक है, इसका जो वर्णन किया गया है वो भारत के संविधान भाग 3 में किया गया। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं संविधान के भाग 3 में बात करी गई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाग 3 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन किया गया है। ठीक है, 12 से 35 का वर्णन किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मौलिक अधिकार है उसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद कहानी ये थी कि इसको जो है क्या कहा जाता था? ठीक है, भारत का संविधान काटा या अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें संशोधन भी हो सकता है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का जब मूल संविधान था, जब संविधान बना था, तो मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में जो अधिकार थे, जो मूल संविधान में जब मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो उस समय हमारे जो अधिकार थे कितने थे? 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। लेकिन हुआ क्या कि हमें एक अधिकार मतलब हमें हटाना पड़ा, मूल अधिकार से श्रेणी से हटाना पड़ा। वो कौन सा अधिकार था? वो था संपत्ति का अधिकार। तो जब हमने संपत्ति का अधिकार को हटा दिया तो बचे कितने? 6 बचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर हम बात करें तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 वर्तमान में। ठीक है, अगर हम ये बोले अभी जो प्रभावी रूप से है हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक अधिकार जब मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 है। ठीक है, अगर फिर वो बात करेगा कि कौन से अधिकार को हटा दिया गया है, तो हम बात करेंगे कि संपत्ति को अधिकार जो हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अगर बात करे जाए कि मैंने कहा संशोधन हो सकता है, तो कौन सा संशोधन किया था जब हमने संपत्ति को अधिकार को हटाया था? तो उसके लिए हमने करा था 44वां संशोधन। कौन सा करा था? 44वां संशोधन। जब हमने 44वां संशोधन करा था तो इसकी डेट थी 1978। कब थी? 1978 को हमने ऐसा संशोधन लाया था जिसके तहत हमने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। किस श्रेणी से? मौलिक अधिकार की श्रेणी से। फिर उसको हमने अनुच्छेद अनुच्छेद 300 के क में इसको ट्रांसफर कर दिया और जिसका नामकरण रखा वो था कानूनी अधिकार, या आप दूसरी भाषा में बात करें तो उसको बोलते हैं विधि का अधिकार, संवैधानिक अधिकार भी बोल सकते हो। ठीक है, विधि का अधिकार। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब उसके बाद फिर मैंने कहा था कि ये भाग अगर मैं बात करूं किस भाग में है ये, ठीक है, तो मैं अगर भाग की बात करूं तो भाग लगभग लगभग 12 है। ठीक है, अब भाग 12 में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो ये तो कल की चर्चाएं चलती है सब। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि किस तरीके ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले कौन कौन से अनुच्छेदों में वर्णित था, हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकारों में वर्णित था। तो अगर मैं बात करूं तो हमारी जो अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो स्वतंत्रता का अधिकार था तो उसमें ये जो हमारी पहले 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, तो उसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको वहां से हटा दिया गया। ठीक है, हमारी स्वतंत्रता थी पहले। फिर अलग से भी हमारे अनुच्छेद में दर्शाया गया था अनुच्छेद 31 में। ठीक है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार को वर्णित किया गया था, लेकिन उसको भी अब वहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो कुल मिला के यही है, पहले 31 में भी था और हमारे अनुच्छेद
19 में स्वतंत्रता के रूप स्वतंत्रता एक हम मान सकते हैं, ठीक है, हमारी स्वतंत्रता थी। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है, अब उसको हटा के विधि का या संवैधानिक अधिकार उसको बना दिया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से क्या है? ऑप्शन आएगा मौलिक अधिकार है, ऑप्शन आएगा कानूनी अधिकार है, कुछ और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें तो कौन सा है? कानूनी या विधि या संवैधानिक अधिकार है। विधि, कानून, संविधान एक ही है सब, ठीक है। तो ये सब कल की चर्चाएं ही, अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो उसको आगे देख लीजिएगा, कल की रिकॉर्डिंग वीडियो है। और उसके बाद हमने जब बात करी थी मूल अधिकार 6 होते हैं, तो मैंने कल आपको बता दिया था 6 कौन कौन से होते हैं। पहले अगर बात करें तो समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद जब दूसरे अधिकार की हम बात करते हैं तो था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक का वर्णन किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एक कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है, मतलब इनके अंतर्गत कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया, तो डायरेक्ट आएगा 19 से 22 के बीच, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए 2 अनुच्छेद मैंने बना दिए गए हैं, वो है अ, आपको आवाज आ रही है? हेलो, एक सेकंड, जरा कॉल आ गई थी, 1 सेकंड। हेलो, 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 आवाज आ रही है? हेलो, 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 आवाज आ रही है? हेलो। चलो ठीक है, आगे करते हैं। तो वही देखिएगा, अभी भी कॉल आएगी, अब फिर ये लीड जो वर्कआउट नहीं करती, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं जरा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ एक बार फिर बताइए, आवाज आ रही है? 23 और 24, ठीक है। 23 और 24 में बाकी तो हम अभी चर्चा करेंगे इसकी डिटेल में, ठीक है। हम इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, मैंने आपको पूरी लिस्ट कल बनाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करूं, तो वो है हमारा स्वतंत्र सॉरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो है हमारे 25 से 28 के बीच, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। उनमें जो है आर्टिकल 29 और 30 का वर्णन किया गया है। और 31 कुछ नहीं है, 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसको कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो हमारा लास्ट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें 32 से लेके 35 का वर्णन किया गया, ठीक है। अगर मैं कल की बात करूं, तो कल हमने 6 में से एक अधिकार की बात करी थी, वो कौन सा अधिकार है, ठीक है। तो कल हमने समानता का अधिकार को पढ़ा था, ठीक है। समानता का अधिकार से पहले भी मैंने अनुच्छेद 12 और 13 की बात करी थी। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 जो है राज्य शब्द की परिभाषा बताता है। तो इसके अलावा राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 36 भी बताता है और 152 भी बताता है, ठीक है। तो अगर राज्य शब्द की परिभाषा हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा था अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन। इसकी जो प्रक्रिया ली गई है वो अमेरिका से ली गई। कहां से ली गई है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से ली गई, ठीक है। उसके बाद मैं जो 13 ये भी कहता है कि
कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा वो, ठीक है। 13 ये भी कहता है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे लोगों के अधिकारों का क्या हो जाए, हनन हो, ठीक है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, राज्य सरकार ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे क्या हो जाए, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, जहां से मैंने समानता का अधिकार आपको बताया था, समानता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच है, ठीक है। समानता का अधिकार जब हमने कल बात करी थी, जब समानता का अधिकार हमने पढ़ा था कल, ठीक है, समानता के अधिकार जो हमने पढ़ा था, तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच करा था, ठीक है। तो मैं पहले 14 की बात अगर हल्का सा करूं, तो इसमें क्या था, सभी के लिए एक समान कानून और संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 15 की अगर बात करें तो जाति, मूल वंश, लिंग, ठीक है, उसके आधार पर हम क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर 16 की मैंने बात करी थी लोक नियोजन में समानता, इट्स मीन्स दैट कि आप जब भी कोई वैकेंसी हो तो सभी के लिए समान अवसर प्रदान हो। फिर अनुच्छेद 16 का 4 ये भी कहता है कि एसटी एससी जो पिछड़े वर्ग है उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम 17 पे आते हैं, तो 17 पे क्या था, अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ था, मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर मैं 18 की बात करूं, अनुच्छेद 18 लास्ट इसका जो समानता का है, वो उसमें था उपाधियों का अंत, लेकिन सिर्फ 2 क्षेत्रों में दी जाती थी, क्वेश्चन आता है तो कौन कौन सी, वो थी हमारी शिक्षा और सेना में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल बात करी थी। तो आगे जो है दूसरा जो अधिकार है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा जो हमारा अधिकार आज हम समझिए, बाकी मैंने आपको कल भी चर्चा करी थी साल की कौन कौन से क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरी जो बात करूं, दूसरा जो हमारा अधिकार है, दूसरा जो अधिकार है वो कौन सा है, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस अनुच्छेद के तहत क्या दिया गया, हमारी कुछ स्वतंत्रताएं हैं, क्या है, स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार की मैंने बात अभी करी थी कि कौन कौन से अनुच्छेदों का वर्णन है, तो कम से कम 19 से 22 का वर्णन किया गया है। इसका करा गया है 19 से 22 का वर्णन किया गया है। तो हम वन बाय वन इसको भी जानेंगे कि अनुच्छेद अनुच्छेद 19 क्या कहता है, देखिएगा। तो अनुच्छेद 19 जो किया गया है, इसमें कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई, क्या दी गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 19 में, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है, क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति, या कुछ हमारी स्वतंत्रताएं दी गई है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया इसमें, किसका करा गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हमारी, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है, स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं, ठीक है। अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर बात करूं तो विचार एवं अभिव्यक्ति बोल सकता हूँ, जिसे हम आरटीआई भी जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ निम्न क्या है, कुछ पहले कितनी थी, 7 स्वतंत्रताएं दी थी पहले, लेकिन संपत्ति के तो हटा दी गई है, तो अब कितनी बची, 6 स्वतंत्रताएं। कितनी स्वतंत्रताएं, 6, ठीक है। तो कल क्वेश्चन अगर बन भी गया डिटेल से तो आप बोल सकते हो इसमें कम से कम 6 स्वतंत्रताएं, ऐसे बनेगा तो नहीं लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। तो अगर मैं पहली बात करूं कि कौन कौन सी वो स्वतंत्रताएं, तो जैसे मैंने बोला था अभी विचार, आप लिख भी सकते हो साथ साथ, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा जो है, आपने देखा होगा जब भी कोई सम्मेलन होता है, जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, तो वो भी आपका एक क्या है, राइट्स है, क्या है आपका, राइट है आपका, लेकिन शर्त ये है कि आप अस्त्र शस्त्र रहित होंगे। कहने का मतलब ये है आपके हाथ में कोई भी किसी भी तरीके से हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप आराम से शांति भंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप आंदोलन कर सकते हो, ठीक है, परमिशन लेके, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अस्त्र शस्त्र रहित, ठीक है, क्या कर सकते हो आप, बोलिए क्या कर सकते हैं हम, सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है, सम्मेलन की व्यवस्था है इसमें, अस्त्र शस्त्र रहित, लेकिन अस्त्र शस्त्र रहित, रहित का मतलब होता नहीं, रहित क्या है, सम्मेलन,
अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की क्या है, स्वतंत्रता है हमारी। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बोलूं तो उसके बाद हमारी जो स्वतंत्रताएं हो सकती है वो संगठन बनाने की है स्वतंत्रता है। हम संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य ये हुआ कि आपको अगर सपोजेट न्यू एनजीओ बनाना, सपोज दैट एनजीओ नॉन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, जैसे बाकी आप कोई सा भी अपना संगठन बना सकते हैं, सामाजिक संगठन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप कोई सा भी संगठन बना सकते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे छोटे छोटे संगठन देखा होगा आपने, तो आप संगठन भी आप बना सकते हो, इसके लिए क्या हो, आप फ्रीडम हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारी जो और स्वतंत्रताएं हो सकती है, तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, मतलब आवागमन कर सकते हैं, ये भी आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये आप आवागमन कर सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आवागमन, आवागमन। ठीक है, आवागमन, आवा मतलब आना, गमन मतलब जाना। ठीक है, तो आवागमन आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हो, आवागमन की आपको स्वतंत्रता है। अगर फिर और भी अगर स्वतंत्रता की बात करूं तो पहले संपत्ति का इसमें अधिकार था, उसको हटा दिया गया, तो आपको जो अधिकार है निवास करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रह सकते हो। ठीक है, निवास करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। अगर मैं उसके बाद और बात करूं, जब आप निवास करोगे तो वहां अपना बिजनेस खोल सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ आप व्यवसाय भी खोल सकते हो। ठीक है, आपको व्यवसाय करने की भी क्या है, स्वतंत्रताएं दी गई। तो ये कुछ प्रमुख जो स्वतंत्रताएं थी हमारी, तो ये अनुच्छेद 19 के तहत हमारी वर्णित है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे व्यक्ति को स्वतंत्रता ही हमारी, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप फ्रीडम हो, अपने विचार रख सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी अस्त्र शस्त्र सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है, ये विचार अभिव्यक्ति का मतलब है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता होती है, मीडिया में जैसे आपको कुछ बोलना है, ठीक है, प्रेस, विचार रख सकते हो, भाषण दे सकते हो, प्रेस की स्वतंत्रता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हो। इसको अगर मैं कोष्टक में लिखूं, प्रेस की स्वतंत्रता भी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, प्रेस की स्वतंत्रता। आपको सुनाई दे रहा है, बताइए। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मैंने 6 स्वतंत्रताएं बोली, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता होगी, मतलब विचार अभिव्यक्ति, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका अधिकार है ये, कोई नहीं आपको रोकेगा, भाषण दे सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अस्त्र शस्त्र रहित आप सम्मेलन कर सकते हो, आप संगठन बना सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, आप निवास कर सकते हो, आप व्यवसाय कर सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो। आप चाहे आप वहां राजस्थान चले जाओ, चाहे आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, अपना बिजनेस आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रमुख हमारी जो स्वतंत्रता है, ये हमारे कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, बताइएगा। ये हमारी जो है अनुच्छेद 19 में बताया गया है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप। तो अगर मैं उसके बाद अनुच्छेद 19 तो मैंने आपको बता दिया, 6 प्रमुख कुछ स्वतंत्रताएं थी। अब इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो है हमारा अनुच्छेद कौन सा, 20। कौन सा है, 20। वो हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, देखिएगा, अनुच्छेद 20 जो कहेगा वो, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें देखना, दोष सिद्धि का संरक्षण, दोष सिद्धि का संरक्षण। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, जैसे हम इसमें अलग अलग है, इसमें भी 3 कंडीशन है। दोष सिद्धि का संरक्षण में भी कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो आप ऐसा बोल सकते हो, दोष सिद्ध, दोष क्या बोल सकते हो, दोष सिद्ध के संबंध में क्या है, संरक्षण मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, संरक्षण, क्या मिलेगा आपको, संरक्षण मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी क्या है, 3 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं, कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं, क्या है, 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो पहले अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार का नियम है कि
सपोज दैट कोई अपराधी ने कोई गुनाह किया, मतलब ठीक है, अपराधी है, गुनाह किया होगा कुछ, तो नियम ये है, तो सजा उसी के तहत दी जाएगी जिस समय जैसी वो क्या थी, प्रभावी थी। ठीक है, तो सजा उसी के तहत दी जाएगी जैसा उस समय क्या थी, प्रभावी थी, मतलब लागू थी। ठीक है, तो सजा क्या दी जाएगी, सजा उसी के तहत दी जाएगी जिस समय वो क्या थी, प्रभावी थी। अब ये नहीं कि सपोज दैट मैं जैसे आज मैंने क्राइम किया है, तो सपोज दैट मुझे सजा मिल रही है एक 2 साल पहले, बाद 2 साल बाद मेरे क्या हुआ, केस मतलब सुनवाई आई कि मेरे को 2 साल की सजा होगी। तो जो रूल आज के है ना, आज मैंने क्राइम करा था 2 साल पहले, तो मुझे सजा उसी के तहत दी जाएगी जिस समय मान लो 3 साल की सजा थी, मान लो 2 साल की सजा है। ठीक है, और आने वाले समय में क्या पता कम हो गई होगी या ज्यादा होगी, तो मुझे सजा किसके तहत दी जाएगी, जिस समय हमने क्राइम किया था उस समय जैसा प्रभावी था। ठीक है, तो सजा उसी के तहत दी जाएगी जैसे वो क्या थी, जिस समय वो जैसे प्रभावी थी, ठीक है, लागू थी। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि हमें क्या दे सकते हैं कि कोई भी जैसे अपराध हो जाएगा, ठीक है, तो अपराधी को क्या दी जाएगी, सजा किसके तहत दी जाएगी। ठीक है, कानून तो देगा, लेकिन कानून किसके तहत देगा, जैसे क्या था उस समय प्रभावी थी। ठीक है, अपराध करने के समय क्या थी, प्रभावी थी। तो आप ये डायरेक्ट ये बोल सकते हो, अगर मैं 3 की बात करूं तो सजा उसी के तहत दी जाएगी। तो शॉर्ट में बात करूं तो सजा, अपराधी को सजा, मतलब ठीक है, अपराधी को सजा, अपराधी को सजा उसी कानून के तहत, उसी कानून के तहत, उसी कानून के तहत दी जाएगी, दी जाएगी। ठीक है, उसी कानून के तहत दी जाएगी जिससे उसका क्राइम प्रभावित था। जो अपराध, जुर्म अपराध के, जो अपराध करने के समय प्रभावी हो, के समय प्रभावी हो। ठीक है, क्या हो, प्रभावी हो। मतलब मैंने साफ साफ कहा है कि अपराधी को सजा उसी कानून के तहत दी जाएगी जो अपराध करने के समय प्रभावी हो या लागू हो। जब मैंने अपराध किया था तो मुझे सजा उसी के तहत दी जाएगी। ठीक है, आपने कुछ केस का सुना होगा, कुछ 25 साल बाद आता है, 20 साल बाद सजा सुनाते हैं जब केस लड़ते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि सपोज दैट हमारे भारत में देखो कितने सारे केस पेंडिंग है, उसका तो कई सालों बाद आता, कुछ की तो डेथ ही हो जाती तब तक। ठीक है, तो यही रूल है, उन्होंने संविधान में यही नियम निकाला है, स्वतंत्रताएं, वो हमें ज्यादा सजा कम ज्यादा नहीं दे सकता, वो उसी के तहत देगा जिस समय हमने अपराध किया था, जो नियम उस समय लागू था। ठीक है, तो ये चीजें थी, तो 3 चीजें थी इसमें। बाकी देखिएगा, बाकी दूसरी चीज जो इसमें मैं डाल रहा हूं वो क्या दिया उन्होंने, संविधान ने ये भी रूल निकाला है कि दोहरा दंड हम नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, दोहरा दंड, दोहरा दंड हम नहीं दे सकते। दोहरा दंड का मतलब ये हुआ कि हम जैसे एक अपराधी है, मतलब एक अपराधी को अगर एक बार जैसे मान लो उसने क्या क्राइम किया है, एक क्राइम के लिए, ठीक है, उसको 2 बार सजा नहीं दे सकते। ठीक है, तो दोहरा दंड निषेध है, तो इसमें दोहरा दंड क्या करा है, निषेध करा है। ठीक है, निषेध, दोहरा दंड की निषेध करा है। तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि एक बार किसी को मतलब क्या नहीं दे सकते, 2 बार सजा नहीं दे सकते। ठीक है, एक अपराध के लिए अगर उसने एक अपराध किया तो 2 बार उसको सजा नहीं दे सकते। ठीक है, तो एक ही बार उसको सजा मिलेगी बस। यानी कि सपोज दैट आज उसने मान लो क्राइम करा है तो 6 साल की सजा होगी, कल दोबारा करा है तो फिर 6 साल फिर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो दे दिया, वो उसको सजा दे दिया, वही सजा है उसकी। ठीक है, 2 बार नहीं दे सकते एक क्राइम के लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है, जैसा आपने एक रूल नहीं देखा आपने, जैसे चालान करता है हमारा, मान लो चालान करता है आपका, सपोज आगे जाके चालान कटा, तो आपका हेलमेट का कटा या आपका कोई भी रीजन हो सकता है, लाइसेंस नहीं है, तो आप उसकी एक लिमिट होती है कि अब आप कहीं भी जाओ, अब आपका चालान नहीं कटेगा दोबारा, आप वो चालान दिखा दीजिएगा, उसकी सीमा होती है कि अब आपको सजा मिल गई है एक बार। ठीक है, अब ये नहीं कि रोज रोज तुम वैसे ही जाओगे, वही दिखा के जाओगे, ये रहा हमारा चालान।
ठीक है, तो उसका भी एक सीमा होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये समझ सकते हो आप, दोहरा दंड हम नहीं दे सकते। ठीक है, एक सजा के लिए। ठीक है, आपकी सजा जैसा आपका हेलमेट का कट गया तो कट गया एक बार। ठीक है, 24 घंटे का टाइम होता है या जो भी आप मान लो। तो ये हमने 19 का ये पढ़ा। अब उसके बाद एक चीज देखिएगा, अच्छी बात फिर ये भी है यहाँ पे, अगर वो सपोज दैट वहां पर बोलना चाह रहा है कि मुझे क्या करना है, तो संविधान में ये भी नियम लिखा गया है कि उसको गवाही के लिए क्या नहीं कर सकते हम, वाद्य। ये नहीं बोलो कि मैं भाई बता तो तूने करा ही, तूने मर्डर करा है, मैं वाद्य नहीं करूंगा आपको कि आप अपना जो क्राइम में कबूल करो। तो गवाही के लिए मैं क्या करूंगा, गवाही के लिए आपको क्या नहीं करूंगा, जो गवाही है, गवाही के लिए, गवाही के लिए बाध्य नहीं करूंगा, आपको मजबूर नहीं करूंगा, बाध्य नहीं करूंगा। ठीक है, बाध्य नहीं करूंगा, आपको मजबूर नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारे अनुच्छेद क्या कहता है, 20 कहता है। ठीक है, तीन चीजें कहती है अनुच्छेद 20। क्या क्या कहता है, अपराधी को सजा उसी के तहत देनी है जिस वजह से प्रभावी हो, और दोहरा दंड निषेध होगा, और तीसरी बात जो है हमारी क्या है, गवाही के लिए हम किसी को भी क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है। अब जो उसके बाद है, आपको आवाज आ रही है, बताते रहना भाई मुझे बीच बीच में, बोलिए। हाँ, जोर से बोलना थोड़ा सा। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है हमारी, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जीने का अधिकार बोलता हूं मैं, लेकिन प्राण एवं दैहिक का अधिकार। ठीक है, प्राण मतलब जीवन से ही है ना, प्राण हमारे, प्राण जाए पर वचन। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक इस तरीके से बोलेंगे ना, दैहिक का मतलब होता है शरीर। ठीक है, प्राण एवं और क्या बोलेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताएं बोलेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता ही हमारी, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकारी चल रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। शॉर्ट में अगर मैं ये भी बोल रहा हूं तो जीने का अधिकार है, जीवन जीना, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का या जीने का अधिकार शॉर्ट में। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है इसमें, हमारे जीने के अधिकार है हमारे, जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, ये अब देखो, जो अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार है, इसमें उन्होंने क्या करा है, छोटे छोटे टर्म दे रखे हैं। मतलब शर्त शर्त तो नहीं है, मतलब जीवन जीने का अधिकार से मतलब ये हुआ, जैसे इसमें और क्या क्या आ सकता है, जैसे मैं कहूं मेरा शुद्ध हवा लेने का क्या है अधिकार, शुद्ध हवा, और मैं विदेशी यात्रा कर सकता हूं, हमारी बात समझ में, और मुझे अच्छी स्वास्थ्य मतलब क्या चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, मुझे जब आपातकालीन के समय मुझे चिकित्सा चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या करी गई है, शिक्षा का अधिकार भी है मेरा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल करा है, मतलब भले उसको अलग से संशोधन करना पड़ा। ठीक है, लेकिन 21 के तहत फिर उसको थोड़ा सा अलग डिस्क्राइब करा गया, संशोधन करना पड़ा था। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चलता। तो आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैं कहूं, और गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता जानते हो, गोपनीयता, सीक्रेट, आपके सीक्रेट। ठीक है, तो ये सब चीजें, जैसे गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता, गोपनीयता का अधिकार। ठीक है, ये चीजें आती है इसमें। बाकी मैंने क्या कहा, विदेशी यात्रा कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, विदेशी यात्रा कर सकते हो, ये सारे टर्म है इसमें, जैसे गोपनीयता का अधिकार, विदेशी यात्रा, और क्या स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य ले सकते हो आप। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य ले सकते हो, और उसके बाद आपातकालीन के दौरान आप क्या कर सकते हो, आपातकाल के दौरान आपको क्या मिलेगी, चिकित्सा मिल जाएगी। ठीक है, चिकित्सा, आपातकाल के दौरान आपको चिकित्सा मिल सकती है। बाकी इसमें सब आता है, शिक्षा का अधिकार मान लो, अगर मैं बात करूं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, तो ये इसमें क्या है, ये और निःशुल्क शिक्षा भी है ये इसमें। ठीक है, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, सम्मान के साथ, यही आगे ऊपर, सम्मान के साथ जीना। इसमें आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मतलब ये हुआ, देखिएगा आपने एक वर्ड सुना होगा, मानहानि का दावा। ठीक है, तो अगर आपके सम्मान के लिए कोई ठेस पहुंचा रहा है, चाहे वो बाय सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई आपके पड़ोसी हो,
चाहे वो कुछ भी हो, तो आप उस पे कौन सा केस कर सकते हो? मानहानि का दावा ठोक सकते हो उस पर, ठीक है, आप केस कर सकते हो। तो आपने बहुत केस भी सुने होंगे, सपोज दैट मान लो मुझे क्रिटिसाइज करनी किसकी, चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, तो अगर मैंने उनके लिए इस तरीके से कुछ शब्द बोले, उनके अगर मैंने सम्मान को ठेस पहुंचाई, ठीक है, तो मेरे पे केस कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये अभी उसका अर्णव क्या नाम था जो मीडिया था, वो भारत कौन से चैनल का था वो, अर्णव गोस्वामी क्या था उसका नाम, बोलिए, जिसका वो केस चल रहा था अभी, अर्णव गोस्वामी क्या नाम था उसका, हाँ, तो उस पर देखिएगा जरा, कितने सारे उन पे आरोप लगे थे, ठीक है, बहुत सारे आरोप लगे थे, तो उन्होंने खुद भी ये दावा करा है, उन्होंने मानहानि का दावा लगाया उन्होंने, जो उन सरकार थी, आई थिंक माना सरकार, कौन सी सरकार थी वो, ठीक है। तो कहने का मतलब यही बोल रहा हूं मैं कि आप भी अगर आपको कोई सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, ठीक है, तो आप भी उन पे क्या कर सकते हो, मानहानि का दावा कर सकते हो। तो ये हमारे अधिकार में, हम सम्मान के साथ जी सकते हैं, हमारे में कुछ क्या है, हमारा कुछ सम्मान है, ठीक है, हाँ, इज्जत परमत जो आप समझ रहे हैं, तो ये सब चीजें इसमें दी गई है। अब एक और मैं आपको बात बता दूं, टेलीफोन टैपिंग, ठीक है, ये भी हमारा इसी में आता है, टेलीफोन टैपिंग, टेलीफोन टेलीफोन टैपिंग, टैपिंग कानूनन अपराध है, क्या है, कानूनन, कानूनन अपराध है, मतलब कानूनन अपराध है, कानूनन, आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है, कानूनन क्या है, अपराध है, कानूनी अपराध है ये। तो कहने का मतलब ये हुआ, टेलीफोन टैपिंग का मतलब, सपोज दैट आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, जो भी है, जिस तरीके से आजकल बातें होती है, तो अगर मैंने, टेलीफोन टैपिंग का मतलब है हम आपस में कुछ बात कर रहे हैं, मतलब, ठीक है, तो आप किसी का भी ये अधिकार नहीं है कि वो हमारी रिकॉर्डिंग सुने या हमारी बातों को जाने, ठीक है, वो हमारा निजता का अधिकार, जो आपने सुना भी होगा, बहुत आजकल चल भी रहा है, निजता का अधिकार का हनन हो रहा है, व्हाट्सएप बाय व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा। इसका मतलब हमारी जो पर्सनल बातें हैं वो लोगों को शेयर हो रही है, तो निजता का हनन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, निजता का हनन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, टेलीफोन टेपिंग का मतलब है कि हमारी कोई भी जो थर्ड पर्सन है वो उस पर टेपिंग नहीं कर सकता, हमारी बात को नहीं सुन सकता, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा अधिकार है, नहीं सुन सकता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर समस्या हुई, समस्या इन द सेंस, अगर सपोज दैट लड़ाई हो गई, मान लो कोई, मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कोई, अगर वो आपस में सब लोग पहले अच्छे से बात कर रहे थे और बाद में उनका आपस में, मान लो पहले तो शादी का वादा किया था, अगर बाद में कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि वो आपस में लड़ गए, तो सपोज दैट आपस में केस करना शुरू कर दिया, एक बोलेंगे नहीं इसने झूठ बोला, एक बोला इसने झूठ बोला, तो उस समय क्या करते हैं, टेलीफोन टैपिंग कर सकते हैं, इन द सेंस आप फोन वाला भी ले लीजिएगा, तो आपकी चैट, व्हाट्सएप चैट, कॉलिंग, सारी डिटेल्स सामने ला सकते हैं, वहां पर आपका ये अधिकार प्रभावी नहीं रहेगा, फिर इस चीजें, तो टेलीफोन टैपिंग भी दी जाती है इसमें, ठीक है। तो समस्या होने पर, लेकिन क्या समस्या होने पर, आपने बड़े बड़े केस भी देखे होंगे, जब वो विकास दुबे जब मिल नहीं रहा था, ठीक है, तो हमने क्या करा, उनकी जिन जिन से भी बात हुई होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग देख रहे थे कि किस किस के साथ बात हुई होगी, और जब वो अभी वो ड्रग्स वाला मामला चला था सुशांत केस में, तो सबकी रिकॉर्डिंग देखने शुरू कर दी, व्हाट्सएप चैट जो भी डिलीट करे तो उसको भी वापस आ रहे, ठीक है। तो उस समय समस्या थी, जरूरत थी, तो करनी पड़ी, लेकिन ऐसे किसी को अलाउ नहीं है, आप किसी को अपने घर में, पुलिस वालों को भी घर में आने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी पहले क्या होता है, जब समस्या हो, कुछ इस तरह की आवश्यकता हो, ज्यादा आवश्यकता, तो वो आ सकते हैं, फिर वो भी परमिशन लेके, ठीक है, आपकी परमिशन भी जरूरी होती है उसमें। तो ये सब चीजें हमारे अनुच्छेद 21 में दर्शाया गया है, और इसी में एक अलग से अनुच्छेद 21 का ही भाग है जो आप सभी लोग जानते हैं, 21 का एक बोलो या क बोलो, ठीक है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा इसमें क्या है, फ्री एंड क्या कंपल्सरी जो एजुकेशन दी गई है, आप बोल सकते हो अनिवार्य, अनिवार्य एवं निशुल्क, अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक की तो होगी वो, ठीक है, प्राइमरी के लिए मतलब
ठीक है, निशुल्क एवं अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा, ठीक है, शिक्षा कितने वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उसका मौलिक अधिकार होगा। इसके लिए क्या करा, तब ये बाद में जोड़ा गया था 21 के क में, इसके लिए क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। तो कौन सा संशोधन करना पड़ा, तो जो संशोधन करना पड़ा वो 86वां करना पड़ा। कौन सा करना पड़ा, 86वां 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको हमने अनुच्छेद 21 का क या 1 में जोड़ा गया है। आ रही बात समझ में। तो ये चीजें क्वेश्चन आता है कि जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को जो जोड़ा गया था वो किसके कौन से संशोधन के तहत हुआ था, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। क्या है इसमें, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया 21 तक। अब जो उसके बाद जो लास्ट वाला जो 22वां स्वतंत्रता का हमारा जो अधिकार है, ये भी आप जानते होंगे कि कौन सा है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें होता है निवारक निरोधक अधिनियम। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 22 की बात करूं तो निवारक निरोधक अधिनियम ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, इसमें भी 2-3 बातें उन्होंने बताई है। तो क्या क्या बातें बताई है, तो मैं इस तरीके से यहां पर भी बता सकता हूं कि इन्होंने इसमें क्या क्या टर्म्स रखे हैं। तो निवारक निरोधक अधिनियम के तहत अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं, शक के आधार पर मैं क्या कर सकता हूं, गिरफ्तार कर सकता हूं। शक के आधार पर मैं क्या कर सकता हूं, आपको गिरफ्तार कर सकता हूं। किसके तहत कर सकता हूं बताइए, तो पहला क्वेश्चन इसका यही बनता है कि जो अगर मुझे क्या हुआ बताइए, बोलो। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं, यहां पर बोल सकता हूं ये, ठीक है, यहां पर बोल सकता हूं कि मैं आपको क्या कर सकता हूं, शक के आधार पर गिरफ्तार। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है, निवारक निरोधक अधिनियम का मतलब है शक के आधार पर गिरफ्तार, शक के आधार पर गिरफ्तारी। इतना सा शॉर्ट में समझिएगा इसका मतलब। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान नहीं रह रहा है तो ये समझिएगा, शक के आधार पर गिरफ्तारी। अनुच्छेद 22 यही कहता कि शक के आधार पर गिरफ्तारी, लेकिन उसके 3 टर्म्स रखे गए। इसमें क्या टर्म्स रखे गए, सपोज दैट यहाँ पे किसी का मर्डर होता पड़ोस में, ठीक है, मैं एक इंस्पेक्टर हूं या एसओ हूं थाने का, या कुछ भी पुलिस वाला हूं, कोई भी हूं मैं, ठीक है, तो मैं सब मुझे डाउट हो रहा है आप पे, मुझे आप पे डाउट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी शामिल होगा, तो मैं आपको शक के आधार पर आपको हथकड़ी बांध के थाने में ले जाऊंगा। वहां से आपसे क्या कर सकता हूँ, पूछताछ कर सकता हूँ। अगर वहां भी नहीं बात हुई तो देखिएगा क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने आपको क्या कर दिया, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, पड़ोस में मर्डर हुआ है, तो आपको सजा देंगे, क्योंकि मुझे तो पता है, डाउट हो रहा है कि कहीं किसने मर्डर करा है। तो देखिएगा क्या टर्म्स है इसमें, जो अपराधी होगा, कौन होगा, जिस पर मुझे शक हो रखा है, अपराधी हुआ ना मेरे हिसाब से, तो अपराधी को 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मुझे अपने नजदीक जिला मजिस्ट्रेट, या क्या बोलेंगे, नजदीक, बोलो, मतलब जो नजदीक हमारा क्या होगा नजदीक, बोलिए क्या होगा, हाँ, मतलब जो हमारा क्या हो सकता है, जो नजदीक क्या हो, निकटतम मजिस्ट्रेट जो होता है ना, निकटतम मजिस्ट्रेट होता है, आप ये बोल सकते हो, नजदीक जो निकटतम मजिस्ट्रेट होता है, नजदीक मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर पेश करना, सशरीर, ये बात ध्यान देना आप, सशरीर पेश करना। अब देखिएगा, मान लो आसपास में मर्डर हुआ है, ठीक है, मुझे आप पे शक हो रहा है,
तो अनुच्छेद 22 के तहत मैं आपको क्या करूंगा, गिरफ्तार करूंगा। अब गिरफ्तार करके अपने घर में तो नहीं रखूंगा, ठीक है, मुझे तुरंत आपको कहां ले जाना है, रूल बताता है, ठीक है, कि आपको 24 घंटे के अंदर नजदीक कोई मजिस्ट्रेट के सामने मुझे शरीर ले जाना है, यानी कि टांगे टूंगे तोड़ के ले जाऊं मैं आपको वहां मार मुर के, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि पता चला उसको थोड़ा सा ये, तो कोई भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो शरीर आपको वहां पर पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। फिर क्या होगा, पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त में ये बात करूंगा कि वो बोलेगा कारण बताओ गिरफ्तार क्यों करा, ठीक है, ये पूछेगा। फिर वो कारण बताओ भाई क्यों गिरफ्तार करा इसको, उस पुलिस वाले से पूछेगा क्यों गिरफ्तार करा भाई इसको, ठीक है। तो इसके तहत में और जो दूसरा टर्म बोलूंगा तो ये होगा कारण बताओ, इसमें कारण बताना पड़ेगा, कारण बताओ गिरफ्तार क्यों किया, गिरफ्तार क्यों किया, कारण बताओ गिरफ्तार क्यों किया, ठीक है, ये बात हो गई। आ रही बात समझ में, कारण बताओ गिरफ्तार क्यों किया। फिर वो कारण वगैरह जो भी चीजें बताएगा या नहीं बता पाएगा, तो एक सिचुएशन ये हो गई है। फिर क्या होगा, अगर वो कारण नहीं बता पा रहा है, ठीक है, अगर प्रूफ नहीं कर पा रहा है, फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है, फिर उसको कोर्ट क्या बोलता है कि ठीक है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से वकील करिए, आप क्या करिए, वकील क्या करना है, वकील करिए, तैयार हो जाइए, केस लड़िए, ठीक है, अपने आप को प्रूफ कीजिए कि आप क्या हो, बेगुनाह हो, ठीक है। तो ये है इसमें अनुच्छेद 22 में। तो ये चीजें हमसे बिल्कुल रिलेटेड है ना, ये पेपर में आ गई तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीजें हमें नॉलेज तो होना चाहिए। अगर पड़ोस में मर्डर हो गया है, ठीक है, तो आपको कोई उठा के ले जा रहा है पुलिस वाले, तो आप ये बोलो ना ना मुझे मत ले जाओ, उससे भिड़ जाएगा। अगर आपको पता है ना ये कि हाँ यार कि ये क्योंकि अधिकार शक हो रहा है, इसको ले जाएगा मुझे, फिर आपको ये भी तो पता है 24 घंटे के अंदर ले जाना है, मुझे मार नहीं सकता ये भी तो पता है। तब पता होगा जब ये पढ़ा होगा, तभी पता होगा, नहीं तो किसी को नहीं होता ये ज्यादातर पता, ठीक है, कि ऐसे से होगा ये। फिर वहां पर आपको पेश करेगा, आपकी सुनेंगे वहां पर, ठीक है, फिर आपको पूछेंगे हाँ भाई बताओ क्यों कर इसको वो गिरफ्तार, कारण बताना पड़ेगा उसको, ये नहीं कि ऐसा शॉक हो रहा है, कारण बता क्या प्रूफ है। जब कारण वगैरह होगा फिर वो बोलेगा ठीक है भाई तू वकील कर ले, केस लड़ ले, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, अपने अधिकार, ये अपने कर्तव्य, अपने सब चीजें ये हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी व्यक्तिगत क्या थी, स्वतंत्रताएं थी, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था, ठीक है। तो अधिकार हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अगर कोई पढ़े तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने ये पढ़ ली। अब उसके बाद जो मैं दूसरे अधिकार, तीसरे अधिकार पे आता हूं। अब छोटे छोटे अधिकार है, ठीक है। तीसरा अधिकार की जो मैं अगर बात करूं तो तीसरा अधिकार आप लोग बताइए कौन सा है तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध। बोलिएगा अब, बोलो। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, 23 से 24। 23 और 24। तो इसको भी हम ऐसे ही जानेंगे, ठीक है। अनुच्छेद हम बात करते हैं 23 और अनुच्छेद बात करते हैं 24, ठीक है। तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, अगर पहला तो मैं लिख देता हूं बलात् श्रम, बलात् श्रम, इसका लिख रहा हूं बाल श्रम, बाल श्रम। ये तो एक ही बात है ना, श्रम मतलब काम, ऊपर भी काम है यहां भी काम। अब यहां देखिएगा जरा, जो ये बलात् श्रम है ये आप बंधुआ मजदूरी होती है, क्या होती है, बंधुआ मजदूरी होती है, मजदूरी, ठीक है। क्या होती है बोलिएगा, बंधुआ मजदूरी। क्या होती है, बोलिए, बोलो। या आप ये भी बोल सकते हो, इसमें हम क्या करते हैं, किसी ये मानव ही तो है, इंसान ही तो है ये, तो मानव के साथ, मानव के साथ क्या होगा, दुर्व्यवहार की व्यवस्था होगी, ठीक है। क्या होगा, दुर्व्यवहार, इसमें क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है। या आप ये बोल सकते हो उसका शारीरिक, उसका शारीरिक और मानसिक,
मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर, ठीक है, शोषण किया जाता है उसका। तो आप ये समझिएगा कि बाल श्रम में क्या होता है, ये बंधुआ मजदूरी की तरह होता है, ठीक है। इसमें बंधुआ मजदूरी का मतलब ये हुआ, मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें मानव के साथ कोई भी हो सकता है, ये मानव, ठीक है, दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत बर्ताव किया जाता है उसके साथ। कहने का मतलब है वो शारीरिक हो सकता है और मानसिक टॉर्चर होता है, शोषण होता है, ठीक है। जैसे गांव में भी होता है, गांव देहात में जहां पे ज्यादा लोग शिक्षित नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो जो नीचे तबके के लोग हैं, जाति के जो लोग हैं, उसको अपना एक गुलाम बना के रखते हैं और उसको बार बार टॉर्चर करते रहते हैं। अगर मेरे पैसे नहीं देगा तो ऐसे होगा, अगर मेरा काम नहीं करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो टॉर्चर ही तो हुआ, उसका शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसको डरा रहा है, ठीक है। तो ये निषेध है, ये बालाश्रम का निषेध है, इसमें निषेध आगे लिखने, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बालाश्रम निषेध है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो बालाश्रम निषेध है, ये निषेध मना है, कभी भी ये चीजें बंधुआ मजदूरी नहीं करनी है, निषेध है, मना है। और यहां भी बाल श्रम क्या है? निषेध है, मना है बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब ये हुआ बच्चों से रिलेटेड, बाल बच्चे जो हमारे 6 से 14 वर्ष के जो बाल बच्चे हैं ना, उनको कोई भी अगर संकटमय कोई भी परिसंकटमय कोई हो सकता है, जैसे उद्योग हो सकता है, उद्योग मतलब फैक्ट्रियां हो सकती है, कारखाने, ये सब उद्योग कारखाने एक ही बात होगी, कारखाने, जो ये सब जो कारखाने उद्योग सब चीज जिसको हम ये बोलते हैं कारखाने उद्योग बोलते हैं, तो वहां पर बच्चों को हम कार्य नहीं करा सकते, ठीक है। संकट तो है उनके लिए, तो बच्चों से काम नहीं कराना होता है, क्योंकि ये उम्र है उसको पढ़ने की, मतलब पढ़ने की तो कोई उम्र भी नहीं होती, खैर, लेकिन जीवन भर पढ़ने का ही काम होता है, लेकिन यहाँ पर आवश्यक रूप से उनको पढ़ना है, तभी तो मूल अधिकार है उसका, उस समय क्या है वो, उसका मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के लिए वहां पर फ्री एंड कंपलसरी की जो एजुकेशन दे रखी है, अनुच्छेद 21 के क में अलग से दे रखी है, ठीक है। संशोधन करा था 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ये चीज आपको, तो 23 और 24 आपको पता लग गया है कि शोषण कहाँ कहाँ हो रहा है। यहाँ पर शोषण हो रहा है बंधुआ मजदूर के, ये कोई भी हो सकता है, बड़े लोग गांव में जो होते हैं, गुलाम जो बन के रहते हैं, ठीक है। और ये कौन से रहते हैं? बच्चे हैं, जिसको हम वहां पर फैक्ट्री वगैरह में, कोई आपने देखा भी होगा, ये अभी है हाल में भी, कोई अपने शॉप में नौकर लगा लेता है, बर्तन धुलवा देता है बच्चों से। बड़े बड़े लोग तो करते नहीं अब जल्दी से ऐसे काम, तो बच्चों को ठग ठाक के ला देते हैं, तो ये कानूनन अपराध है ये, ठीक है। तो अगर आपको भी कभी भी कोई ऐसा दिखे, चाहे दुकान में दिखे, चाहे फैक्ट्री में दिखे, कहीं भी, तो आप उस पर केस कर सकते हो, ठीक है, शिकायत कर सकते हो आप कि ये काम कानूनन अपराध है, ठीक है। तो ये चीजें हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं, वो नेक्स्ट हमारा चौथा जो अधिकार है, वो कौन सा हो सकता है? बताइएगा जल्दी जल्दी, टाइम भी हो रहा है, फास्ट बताइए, फास्ट। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। कौन सा? ये चौथा। धार्मिक स्वतंत्रताएं जो दी गई है वो अनुच्छेद 25 से 28 दी गई है। अगर मैं अनुच्छेद 25 की बात करूं तो अनुच्छेद 25, तुम्हें ये अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, ठीक है। मूल अधिकारों के सारे अनुच्छेदों को पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि हमारे टॉपिक में दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। इसलिए कोई भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है, तो देखिएगा फटाफट। यहां पर वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? क्या कर सकता है वो? धर्म का प्रचार, बोलिए, प्रचार प्रसार कर सकता है। दूसरी बात जो 26 में है वो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकता है, धार्मिक, ठीक है। धार्मिक क्या बोलेंगे? धार्मिक संस्थाएं क्या कर सकता है? धार्मिक संस्थाएं खोलना, धार्मिक संस्थाएं खोलना। वो कोई भी अपनी धार्मिक संस्थाएं खोल सकता है, चाहे कोई भी धर्म हो, अपनी धार्मिक संस्थाएं खोल सकता है, ठीक है। उसके बाद जब वो धार्मिक संस्थाएं खोल सकता है तो अनुच्छेद 27 के तहत वो धार्मिक संस्थाओं पर कर नहीं ले सकता, कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सपोज मैं कोई धार्मिक संस्था खोल रहा हूं
तो गवर्नमेंट मेरे पे क्या नहीं लगा सकती, टैक्स नहीं लगा सकती। तो धार्मिक संस्थाओं पर कोई कर नहीं लगेगा, संस्थाओं पर कोई भी कर नहीं किया जाए। कोई कर नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकते गवर्नमेंट, ठीक है। किसके तहत, अनुच्छेद 27 के तहत। अगर आने वाले समय में कोई भी सपोज दैट आपको धार्मिक संस्थाएं खोलनी है, तो इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि गवर्नमेंट हम पे टैक्स नहीं लगा सकती। किसके तहत, अनुच्छेद 27 के तहत। तो अगर मैं लास्ट के जो अनुच्छेद की बात करूं वो क्या है, अनुच्छेद की अगर मैं लास्ट की बात करूं तो ये वो है, तो मैं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। सपोज दैट आपने कोई भी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने धर्म को उसमें क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये भी जैसे स्कूलों में नहीं होता, स्कूल में जब पढ़ाया जाता है क्लास में, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बस धर्म, उसमें हिंदू धर्म की बात करता रहूंगा कि तुम हिंदू बनो, तुम ऐसा करो, ठीक है, तुम मुस्लिम बनो, तुम ईसाई बनो। तो कहने का मतलब है, तो इस प्रकार की धर्म से रिलेटेड शिक्षा है ये मैं नहीं दे सकता, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो ये हमारा धर्म से संबंधित, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित ये कुछ क्या दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है, कुछ प्रावधान रखे गए। अब उसके बाद जो है कौन सा है, ये भी बहुत छोटा सा है। तो पांचवा जो है हमारा, सेकंड लास्ट जो है, क्या नाम है इसका, सेकंड लास्ट जो है हमारा, ये है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। जिसके नाम से ही पता चल रहा है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, अधिकार। तो ये कहां से कहां तक है, 29 ये 29 और 30, कहां से कहां तक है ये, 29 और 30। तो 29 को भी जानेंगे हम जरा, यहाँ पर अनुच्छेद, अगर मैं 29 की बात करूं, 29 की बात करूं और 30 की बात करूं, तो 29 देखिएगा, इसमें जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, ठीक है, अल्पसंख्यक जो है उनके हितों का संरक्षण करना है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, के हितों का संरक्षण। आ रही बात समझ में, मुझे इनके हित का ध्यान रखना होगा। आप ये भी समझ सकते हैं, यहां पर कहने का मतलब है, चाहे कोई भी हो या कोई भी वर्ग हो, क्या कर सकता है, कोई भी वर्ग, जैसे भाषा, लिपि, संस्कृति, जो उसकी संस्कृति है ना, संस्कृति, कोई भी वर्ग, ठीक है, भाषा, लिपि, संस्कृति, अपने इच्छा अनुसार उसको क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, उन पर जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। तुम मेरी भाषा बोल, अगर आप मान लो मुस्लिम हो, ठीक है, अगर आपको उर्दू बोलनी है तो बोलिए, आप यूज करिए। अब ये थोड़ी ना बोलो ना तू ये मत कर, हिंदी बोल, फटाफट हिंदी यूज कर। तो मैं आपकी जो कल्चर है, मान लो मैं बोलूंगा नहीं तू होली मना, अगर उसको नहीं मनानी तो मत मनाइए, सेलिब्रेट, दिवाली मनाओ, ठीक है, अगर आपको मान लो क्रिसमस मनाना है तो मनाइए, गुरु पर्व मनाना है। तो कहने का मतलब ये है, आपकी जो भाषा, संस्कृति, लिपि है, वो आप पर जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा अधिकार में दिया हुआ है, ठीक है। तो जबरदस्ती मतलब आपको अधिकार है अपनाने का। तो जो ये भाषा, लिपि, संस्कृति अपनाने का आपको क्या है, अपनाने का अधिकार है, मतलब अपनाने का अधिकार है। आपको अगर उर्दू पढ़नी है तो पढ़िए, ठीक है, ये भाषा, लिपि, संस्कृति। अगर आपको मॉडर्न बनना तो बनिए, अगर आपको हिंदू बनना तो बनिए, ईसाई बनना तो बनिए, ये आपका अधिकार है। आप किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में आप अपना इच्छा अनुसार धारण कर सकते हो, ठीक है, फ्रीडम है। तभी तो हमारा जो देश है धार्मिक क्या है, मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष, जहां पर किसी एक विशेष धर्म का स्थान नहीं है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के
हमारा राष्ट्र बना हुआ है तभी हमारा देश अखंड भारत है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है सर्व जिसे हम बोलते हैं संप्रभु, क्या बोलते हैं, संप्रभु भारत है हम। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित क्या है, संविधान है। ठीक है, और ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप देखिएगा तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। और 30 में जो बात करता है, 30 में वो बात करता है जो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं वो शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं वो शिक्षण संस्थाएं खोल दें, शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही दिया गया है, अल्पसंख्यक जो है ये क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये सब चीजें हमारे शिक्षा और संस्कृति के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद अनुच्छेद 31 तो हटा दिया गया है ना। तो अब जो लास्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्या है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा छठा जो अधिकार है, लास्ट जो अधिकार है वो क्या है, संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो वर्णन है 32 से 35 के बराबर में है। ठीक है, आरी बात समझ में, कब से कब तक है, 32 से 35 के अधिकार में। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर मैं अनुच्छेद 32 की बात करूं, फिर 33 की बात करूंगा आगे। ठीक है, अनुच्छेद 33 की बात करूंगा, फिर अनुच्छेद 34 की बात करूंगा, फिर अनुच्छेद लास्ट 35 की बात करूंगा। तो मैं इसे बोलने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो ये वाला अधिकार है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आप लिख भी सकते हो, बी आर अम्बेडकर, जो बी आर अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत की जो ये संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद जो ये 32वीं है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने क्या कहा है, भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा मतलब। ठीक है, तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों को के अधिकारों को कौन सी संज्ञा दी है, बताइए, संविधान की आत्मा। लेकिन ऐसे असल में क्या है हमारी संविधान की आत्मा, प्रस्तावना, उद्देश्य का। ठीक है, तो मूल अधिकार, यही तो वही बात बोलते थे, मूल अधिकार की जो प्रस्तावना आत्मा बोलते हैं वो अनुच्छेद जो ये था, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है। ठीक है, 32 से 35 उन्होंने किसकी संज्ञा दी है, कि भारत के संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है, अगर मैं उसके बाद और बात करूं अगर, ठीक है, तो 32 में क्या दे रखा है, अगर आपके इसमें भी वही बात फिर से दोहरा है, अगर आपके मूल अधिकार को ना हनन होता है, क्या होता है, अगर आपको 32 में ये चीजें दी गई है, अगर आपके मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, हनन, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, बोलिए, क्या करेंगे। हाँ, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, शरण। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा इन्होंने इसमें क्या दी गई है, इसमें 5 रिट जारी की गई है, 5 रिट मतलब याचिकाएं हैं, याचिकाएं। क्वेश्चन आता है कितनी याचिकाएं हैं, बोलिए कितनी याचिकाएं हैं, 5। क्वेश्चन आता ही सीधा, कितनी है, 5। ठीक है, कितनी याचिकाएं हैं, 5। तो अगर मैं बात करूं कि कितनी याचिका, कौन कौन सी याचिकाएं हैं, ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं, जैसे मैं 5 याचिकाओं की अगर मैं बात करूं तो आप भी बता सकते हो, जैसे मान लो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन हमें कि निम्न में से कौन सी याचिका नहीं थी, और निम्न में से मतलब कितनी याचिकाएं अनुच्छेद 32 में दर्शाई गई है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो मैं बात करता हूं
वो है परमादेश। कौन सी है? परमादेश। तीसरी जो मैं बात करता हूं वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बात करूं उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण कौन सी है? उत्प्रेक्षण। लास्ट की मैं अगर बात करूं तो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो ये कुछ 5 हमारी क्या थी? रिट थी, क्या थी? याचिकाएं थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद करिएगा कि 5 कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये 5 याचिकाएं दी गई है, इसके तहत अलग अलग कुछ प्रावधान रखे गए हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत अब मैं थोड़ा सा एक लाइन इसमें बता देता हूं कि किस तरीके से ये वर्कआउट करती है याचिकाएं, ठीक है। देखिएगा, जब बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, देखिए बंदी, जो बंदी होगा कोई सामने हमारे, उसको प्रत्यक्ष लाना है, सामने लाओ। कोर्ट कहता है, न्यायालय कहता है कि जो अपराधी है उसको हमारे सामने लाओ। क्या लाओ? हमारे सामने लाओ उसको, बंदी प्रत्यक्ष दिखाओ हमें। तो उसको फिर मौका देता है कि प्रूफ कीजिएगा। अगर वहां पे सपोज दैट उसने वो कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया, तो उसको छोड़ देंगे। अगर कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे तो क्या कर देंगे? उसको छोड़ देने की प्रावधान है फिर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? उसको क्या होता है? उसके सामने व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? उसको समक्ष लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का क्या देता है? आदेश देता है, ठीक है। जो अपराधी होता है, तो शॉर्ट में भी समझ सकते हो, अपराधी को क्या होता है? पेश होना होता है। आप ये समझिएगा, अपराधी को क्या होना होता है? यहाँ पर पेश होना पड़ता है कि लाइए उसको जरा, बंदी को प्रत्यक्ष दिखाइए कौन है, ठीक है। उसको अगर सपोज दैट उसके खिलाफ कोई भी इस तरीके से अगर क्या नहीं मिल रहे, सबूत नहीं मिल रहे, तो उसको उसी समय रिहा कर देंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसे होता है, ठीक है। अगर फिर उसके बाद परमादेश का मतलब होता है, देखिएगा, परमादेश का मतलब ये होता है कि देखो नाम में छुपा है परमादेश, देश, परम आदेश, परम प्लस आदेश। इसमें वो जो न्यायालय होता है अपने जो अधिकारी नहीं होते, अधिकारियों को आदेश देता है। क्या देता है? आदेश देता है। कि क्या आदेश देता होगा वो ये आदेश देता है कि अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। क्या करिए? अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ये नहीं कि किसी को अपनी दुश्मनी निकाल रहे होंगे तब आप यहां ला रहे हो हमारे सामने, ठीक है। तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनको आदेश देता है कि क्या करिए, बोलो। इसमें वो आदेश देता है, किसको आदेश देता है? अधिकारियों को आदेश देता है इसमें, ठीक है। अपने अधिकारियों को आदेश देता है। शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं आपको, अधिकारियों को क्या देता है? आदेश देता है। वो क्या देता है? आदेश देता है। क्या आदेश देता है? जो उसके कर्तव्यों का पालन कीजिए, अपना जो कर्तव्य होते हैं उसका पालन कीजिए। क्या करिए? कर्तव्यों का क्या करिए, बताइए? पालन कीजिएगा, ठीक है। अब प्रतिषेध में देखिएगा, प्रतिषेध देखो, प्रतिषेध का मतलब मना, प्रतिषेध, रोक। तो इसमें क्या है देखिएगा, ऐसा प्रावधान जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। क्या हो? आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसको रोकता है न्यायालय, उसको रोकता है। रोकना, जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसको मैं रोकूंगा। सपोज एन एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो कोई एक बहुत बड़ा केस है, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, तो हाई कोर्ट का सपोज दैट आप दूसरे से समझिएगा जरा। मान लो कोई भी मेरा कोई मुद्दा है, मान लो मेरा मुद्दा है समाज कल्याण से रिलेटेड, ठीक है। समाज कल्याण से मेरा रिलेटेड क्या है? मुद्दा है। तो मैं वन विभाग में नहीं जाऊंगा, डिपार्टमेंट बने हुए अलग अलग, तो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो। तो अगर मैं समाज कल्याण की मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो मैं वन विभाग में थोड़ी ना जाऊंगा। अगर मैं चला गया तो वो क्या बोलेंगे, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। तो संविधान में भी लिखा गया है, अगर वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उस पर रोक है आपके लिए, आप वही कीजिएगा जो आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो इसी प्रकार हाई कोर्ट का भी यही चीजें होती है, हाई कोर्ट को उतना ही काम करना चाहिए जितना उसके अधिकार क्षेत्र में है। नहीं तो सबसे सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अंतिम फैसला कौन देगी? सुप्रीम कोर्ट देगी। तो इस प्रकार ही
प्रतिषेध वो होता है, मना, मना है इसमें, अगर आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो तो मना है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो आप छोटे छोटे शब्दों में। अब उसके बाद जो ये उत्प्रेक्षण है, क्या है, उत्प्रेक्षण है, क्या है, उत्प्रेक्षण है। तो उत्प्रेक्षण को मैं हल्का सा समझा देता हूं। उत्प्रेक्षण में क्या होता है देखिएगा, उत्प्रेक्षण में सपोज दैट मैंने अभी वो दिया था ना यहाँ पर अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उत्प्रेक्षण में ये होता है अगर आपने कर लिया ना काम बिना अधिकारों को भी, अगर आपने मान लो क्या कर दिया, बिना अधिकार को क्या कर दिया, बिना बिना अधिकार, क्या बोल सकते हो, बिना अधिकार के कार्य अगर कर लिया, कार्य किया तो क्या होगा, अगर मान लो हाई कोर्ट ने, यदि मान लो वन विभाग ने मेरा काम कर दिया, यदि हाई कोर्ट ने मेरा फैसला सुना दिया, जो उसके अधिकार में भी नहीं था, इतनी पावर नहीं थी उसके पास कि मुझे वो बिल्कुल सजा सुना सकते हैं, 20 साल की सजा सुना दी हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो वो अगर उसने सुना दी, बाय द वे अधिकार, बिना अधिकार तो उसका था ही नहीं, वैसा काम कर दिया, तो क्या होता है, तो ये इसमें ये भी रूल है कि जैसे हम बात कर सकते हैं, जो न्यायालय है तो वो जो इसका एक निर्देश दे सकता है, उस केस को हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है वो, ठीक है। तो जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय जो है मतलब इसमें वो ये फैसला सुना सकता है कि इसको ट्रांसफर कर दे, ठीक है, उस केस को क्या बढ़ा दे, आगे कर दे, बढ़ा दे जरा, ठीक है। तो यही प्रावधान है उसमें, ठीक है। अगर वो निर्णय ले लिया, सपोज किसी ने निर्णय ले भी लिया गलती से, जो कार्य वो कर लिया उसने, तो ऐसा भी रूल है कि हम थोड़ा उस पर विचार करेंगे, क्या करेंगे, विचार करेंगे और आपकी केस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षण में कुछ व्यवस्था की गई है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये याचिका जारी पे यही बात हुई ना, जारी हो गई, अब मुझे उस पर क्या करना है, फिर से पुनर्विचार करना है, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अब जो लास्ट की बात करी मैंने, अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा में क्या है, अधिकार परीक्षा की अगर बात करूं, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में सिंपल सी चीज देखिएगा, यदि किसी ने संवैधानिक पद का गलत उपयोग किया है, संवैधानिक पद समझ रहे हो, अगर आप पुलिस मतलब संवैधानिक पद, ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, यदि देखो संवैधानिक पद का क्या करा है, बोलो, अवैध रूप से, अगर संवैधानिक पद, संवैधानिक पद को अवैध, अवैध मतलब गैर कानूनी, अवैध रूप से क्या करा आपने, धारण किया है, धारण, कहने का मतलब ये है, यदि आपको पुलिस में आपकी जॉब लगी, आर्मी में आपकी जॉब लगी, यदि आपकी पुलिस में जॉब लगी, या आप क्या आर्मी में चले गए, यदि आप घूस के द्वारा गए ना, अवैध रूप से, जो कानून अपराध है, तो क्या होता है, तो आपके न्यायालय क्या कर सकता है, आपके व्यवहारों की जांच कर सकता है, क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, ठीक है। आपको ये मतलब उस न्यायालय ये चीज कर सकता है, इसमें क्या करेगा वो न्यायालय, उसकी व्यवहारिकता की क्या करेगा वो, उस मामले में जांच करेगा वो, कि आपने क्यों पहनी है वर्दी, ठीक है, क्यों पहनी, और इसका ना गलत उपयोग भी नहीं कर सकता कोई, आपका ये अधिकार नहीं है कि पुलिस की वर्दी आप सड़क में लेते फिरो, ठीक है, आपका ये अधिकार नहीं कि पुलिस की वर्दी या आर्मी की वर्दी आप सड़क में ऐसे चलोगे, नहीं ये तो मेरी घूमने वाली वर्दी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये मैं कह रहा हूं, जो संवैधानिक पद है, आप ये सोच नहीं तो मैं आज तो पुलिस बन के जाता हूं और बाहर घूम रहा हूं, ठीक है, तो ये उसका अपराध है, मिस यूज है, तो ये संवैधानिक पद को अवैध रूप से करा ना, अवैध रूप मतलब गैर कानूनी है, ठीक है, क्योंकि आप कानूनी रूप से तो नहीं हो पुलिस वाले, लेकिन तब भी आप बन गए पुलिस वाले, जैसे पिक्चर में बनते हैं, चलो आज मैं बन जाता हूँ एक दिन का सीएम या एक दिन का पीएम या जो भी है, ठीक है। तो ये अवैध रूप से क्या है, ये गलत है, इस पर आप न्यायालय क्या कर सकता है, आपकी जांच कर सकता है, यदि आप पकड़े गए किसी भी तरीके, तो इसमें क्या होती है, जांच होती। तो ये हमारी क्या थी, 5 रिट दी गई है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 33 की मैं बात करता हूं। 33 में मैंने कहा था, देखिएगा 33 में मैंने कल भी कहा था कि इसमें सेना और क्या बोला था मैंने, सेना और पुलिस बल के मौलिक अधिकारों का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेना व पुलिस बल
दो चीजें इसमें, पुलिस बल। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हाँ, वो मैं आज ज्यादा पूछ नहीं रहा हूँ ना आप लोगों से ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। देखो, सेना और पुलिस बल के मौलिक अधिकारों का इसमें क्या होता है, मौलिक अधिकारों में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, परिवर्तन होता है, चेंज हो सकता है, वो उसके लिए बंद भी हो सकते हैं, ठीक है। ये निर्णय मतलब वहां पर संसद निर्धारित करती है, संसद में, ठीक है। अब देखिएगा जरा, सेना और पुलिस के लिए, ये सिर्फ सेना और पुलिस के मौलिक अधिकार में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं आपके जो, अगर आप सब आर्मी में हो, पुलिस में, तो आपके कुछ अधिकार को वो परिवर्तन भी कर सकती है कि आपके लिए नहीं हो, सामान्य जनता की तरह, ठीक है। अब 34 में क्या है, यदि सेना विधि लागू हो, क्या विधि हो, सेना विधि। अगर आर्मी लग गई ना रोड में, आर्मी कभी ऐसे कभी नहीं लगती, जब ज्यादा इमरजेंसी हो ना तब आर्मी को बुलाया जाता है। पहले तो नजदीक की ऐसी जनता होती है ना, फिर थोड़े से आसपास के जो होम गार्ड वगैरह ये होते हैं, ठीक है, फिर जो कि वहां आसपास के जिसकी ड्यूटी लगी वो आते हैं, फिर आसपास के थाना अध्यक्ष वगैरह आते हैं अगर इतनी बड़ी बात बढ़ जाती है, फिर थोड़ा और राज्य जिले स्तर के आते हैं, फिर राज्य स्तर पर पुलिस बुलाई जाती है, सब चीजें। अगर फिर ज्यादा ही मुद्दा बढ़ गया तो सेना को बुलाना पड़ता है। कहा, सेना को। ऐसे आपने देखो भी कई मैंने मुद्दे भी बताए थे, जैसे कौन सा शाहीन बाग वाला, या जैसे कई भी ऐसे कभी माहौल बन जाए, ठीक है, युद्ध वाला माहौल माहौल बन जाए, या डर का माहौल बन जाए, युद्ध का माहौल बन जाए, अशांति फैल जाए, तो आर्मी बुलाई जाती है, ठीक है, वो इमरजेंसी के लिए होती है, ठीक है। सेना विधि अगर लागू होगी, मान लो सेना विधि का मतलब ये भी समझ सकते हो कि जैसे धारा धूरा नहीं लगती, कभी 144 धारा लग सकती कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस जो नागरिक होते हैं ना, सामान्य नागरिक जो होते हैं, उस केस में क्या होता है, तो हमारे जो नागरिक के जो अधिकार होते हैं, नागरिक के जो हमारे अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, नागरिक के अधिकार भी समाप्त हो सकते हैं। हमारे नागरिक, जो हम नागरिक है ना, हम हमारे नागरिक के जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं, अधिकार होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। आ रही बात समझ में, समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि उसके बाद जो लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला मैंने आपको कल क्या कहा था, तो ये आप भी जानते हो। तो इसका देखिएगा जरा, एक नियम इसका ये है, जो मौलिक अधिकारों पर जो भी विधि या कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, बताइए। देखो मैंने यहाँ ऊपर बता भी तो दिया था, अगर मौलिक अधिकारों पर जो कानून बनाने का अधिकार वो किसको है, संसद है। तो लास्ट का यही है कि जो मौलिक अधिकार, लास्ट लिख सकते हो, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में कानून बनाने का अधिकार, कानून या विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, किसको है, संसद को है। तो इस तरीके से हमने आज ये मौलिक अधिकारों को अच्छे से समाप्त किया है, और मेरे हिसाब से तो तब अच्छे से समाप्त हुआ जब आप भी, जब मैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में जब पूछूंगा मौलिक अधिकार को, 5 मिनट का टेस्ट होगा। अगर जवाब आपका आ रहा है सही से, ठीक है, या मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा, अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन सही करें तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके समझ में आ रहा है, और मैं ये भी समझूंगा कि जो हम समय दे रहे हैं आपस में पढ़ने और पढ़ाने का, उसका कुछ मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है, एक अच्छा साबित हो रहा है, ठीक है। हमारा जो समय है, जो भी हम उसको टाइम दे रहे हैं, वो अच्छे के लिए हो रहा है। नहीं तो मैं भी समझूंगा कि शायद ये टाइम पास हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है हमारा, वो अच्छे से मैंने कोशिश यही करी कि ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करी है। और ये इसलिए भी मैं यहाँ शॉर्टकट इसलिए नहीं मारना चाह रहा था, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल जरूरी है, आवश्यकता ये पढ़ना, ठीक है, एज अ टीचर खासकर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा तो सभी के लिए है, चाहे कोई भी नागरिक हो उसके लिए अधिकार, कर्तव्य और ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, ये चीज हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। बाकी आज के लिए आई थिंक बहुत हो गया है। किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर भी 1 मिनट का टाइम है। बाकी आप मुझे ये भी बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। कुछ दिक्कत है तो मैसेज करिए, ठीक है, बताइए, उसको नोट भी करते रहिए साथ साथ।
बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, बता सकते हो आप, ठीक है। बताइए बताइए, कुछ दिक्कत है तो बताइए। हैं? चलो बस, इससे ज्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं है कि समझ में आ रहा है। हमने जो कुछ सोचा है, हमने जो कुछ प्लान बनाया है, अगर वो सफल हो रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए भी कुछ नहीं है, आपके लिए भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, शुक्रिया, गुड नाइट।